2023 में अपने विधानसभा क्षेत्र में कुछ नए आयाम जोड़ने के लिए इस प्रकार शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर मेडिकल कॉलेज से लेके इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके डिग्री कॉलेज से लेके +2 तक सारी व्यवस्थाएं की गई। गरीब बच्चियों के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय तक चालू कराने के लिए कोशिश की गई, परंतु कहीं न कहीं ये वर्तमान सरकार के निष्क्रियता के कारण कहें या तो फिर उदासीनता के कारण आज ये चालू नहीं हो पा रहा है, जिसका फायदा आज कोडरमा जिला को मिला रहता। तो हम ये चाहेंगे कि वो जो काम हमारे अधूरे हैं उसे हम जल्द से जल्द शुरू कराएं। और दूसरी बात है, हमारा एक ही मकसद है, अभिभावकों का सम्मान, युवाओं को रोजगार और बच्चों को आगे के लिए उनको एक अच्छा सुनहरा भविष्य मिलना। इसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहते हैं। आज कहीं न कहीं लगातार शिकायतें आती है ब्लॉक ऑफिस की या थाना में, आप देखेंगे तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती है। तो हमें लगता है कि सरकार की उदासीनता के कारण आज हर जगह में सभी काम पेंडिंग पड़े रह रहे हैं और हम लोगों के पास आवेदन आता है, वो आवेदन आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे कि फलाना काम के लिए हमें इतना रुपया मांगा जा रहा है, ऐसे ऐसे करके लोग लिख करके देने लगे हैं। तो काफी गंभीर स्थिति है, इस पे लगाम लगाने के लिए हम कोशिश करेंगे और उपायुक्त महोदय और उनकी पूरे टीम के साथ में हमारी बैठक भी होने वाली है, जिसमें सारे मुद्दे आएंगे। हम चाहेंगे कि कोडरमा शांति प्रिय इलाका है, यहाँ पर सबको शांति व्यवस्था चाहिए, विकास हो, विकास के लिए लोग एकजुट हों, अच्छे कार्य के लिए लोग एकजुट हों और साथ ही साथ एक जो अभी आप देख रहे हैं जैन मुनियों का जो पारसनाथ का जो समेत शिखर है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि उसको पर्यटन स्थल न बनाए, तीर्थ स्थल ही रहे, क्योंकि आप देखते हैं कि जैन मुनि गाड़ी पे भी चढ़ करके कभी नहीं जाते हैं, वो हजारों किलोमीटर पैदल ही जाते हैं। वो आज तक अपने बाल या दाढ़ी मूछ भी नहीं बनाते हैं कि कहीं पर किसी तरह की दिक्कत न हो जाए। तो इतने तपस्वी, तो उनको तपस्वी ही रहने दे। वहाँ पर मांस, मदिरा, शराब या ऐसे करके पर्यटन स्थल बनाएंगे तो उसका सेवन होगा, जो कि इनके धर्म के विरुद्ध भी है। तो इसलिए हमने आग्रह किया था, हमने 3-4 दिन पहले ही ये पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी से, ये आग्रह किया है हमने कि उसे धर्म स्थल ही रहने दे, तीर्थ स्थल ही रहने दे, उसको पर्यटक स्थल बनाने के लिए आप जो भी प्रस्ताव लिए हैं उसको आप वापस ले लीजिए। और साथ ही साथ जो भी जनता की आवश्यकताएं हैं, जो जनता के लिए हम कर सकते हैं, हम उसके लिए हमेशा तत्पर थे। मैडम, हमेशा आगे भी करते रहे। आपका जो विधायकी काल है 5 सालों का, 3 साल खत्म हो चुका है 29 दिसंबर को। ये 3 सालों में आपने जो अपने पिछले चुनाव में जो लोगों के से यहाँ वादा किया था, चाहे शिक्षा हो, क्षेत्र हो, रोजगार हो, पलायन को रोकने का, इसमें कहाँ तक आपने अभी तक उनकी जो वादे हैं उसको पूरा करने में सफल रहे हैं? निश्चित रूप से आपने बताया 3 साल तो हो गए हैं। 23 तारीख दिसंबर को ही हमारा वो 3 साल कम्प्लीट हुआ। 29 को सरकार ने शपथ लिया था। तो हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि हम वादा नहीं करते हैं जी, हम कभी भी वादा नहीं करते हैं, हम बस लोगों को विश्वास, लेकिन जनता की अपेक्षाएं रहती हैं कि अगर आप हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं। 2 साल कोरोना काल रह करके कहीं न कहीं बहुत सारी कामें अवरुद्ध हुई है, लेकिन फिर भी जो विधायक मद की अगर आप बात करें तो आप किसी भी पंचायत गांव में चले जाएं, हम प्रखंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम पंचायत से लेके गांव की बात कर रहे हैं। हर जगह विकास, जो भी जरूरत था, जो संसाधन विकसित करना था, निश्चित रूप से वो सारी चीजें हैं। मैडम, आपने गत विधानसभा में सरकार को घेरते हुए एक गीत भी गाया था कि जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा और अगर निभाए नहीं तो गद्दी छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो आपका गीत गया था सदन में आपके मार्फत मुख्यमंत्री को, क्या लग रहा है कि सरकार को कुछ वादा याद आया या क्या इसी तरह 5 साल गुजर जाएंगे? देखिए, ठग फुसला करके अगर हम गद्दी पाते हैं तो वो वादा कभी भी याद नहीं रहता है जी। इसलिए गाने का मतलब भी माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं होगा। हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि कौन सुनेगा किसको सुनाऊं, इसीलिए चुप रहते हैं। ये गाना आपने देखा होगा जी। कि कौन सुनेगा किसको सुनाऊं, इसीलिए चुप रहते हैं। तो पहले आपने गाया कि वादा आप अपना याद दिलाया, फिर कह रहे हैं कि आप कौन सुनाए किसको सुनाए।
तो माने कहीं न कहीं लगता है कि वादा का याद दिलाने के बाद भी कहीं महसूस होता है कि कहाँ गलत जगह सुना रहे हैं, ऐसा कुछ महसूस है। इसलिए हमने इस गीत को गाया था ना, क्योंकि सुनाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी जी। तो मैडम ये जो रोजगार का जो 5 साल का जो कहा गया था कि हर साल 5 साल रोजगार देंगे, नियोजन भी एक तरह से निरस्त हो गया। अब स्थानीयता को लेकर भी हो रहा है कि कहीं ये भी कोर्ट में अटक जाएगा मामला। तो क्या लगता है कि सरकार वास्तव में ये सब नवी अनुसूची की बात करके कहीं न कहीं अपने दोनों पर फिर एक बार लोगों को भरमा रही है? एक लाइन हम कहना चाहेंगे संतोष जी, जिसको अंदर से विश्वास होता है जो सरकार कुछ करना चाहती है वो कैबिनेट में निर्णय लेके सदन से उसको पास करके काम करती है। जब हमारी सरकार थी रघुवर सरकार, उसमें हम लोगों ने नियोजन नीति बनाया, स्थानीयता को परिभाषित किया और 1 लाख से अधिक नौकरियां हमने दी। हेमंत सरकार को ये पता है कि नियोजन नीति रद्द होने वाली है, उनको पता था, फिर भी उन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के कार्य किए। और वो मालूम है उनको कि 1932 का भी जो अभी ला रहे हैं स्थानीयता, ये भी रद्द होना है। इसलिए वो 9वीं सूची तो सेंट्रल को भेज के ऐसे लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल बीत गया। युवा का उम्र एक दिन करके उनका बढ़ते बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे करके कहीं न कहीं आज हम नौकरी में लगाते हैं 21 साल 2 महीना 6 दिन, 3 साल में तो इनका ऐसा ही 3 साल पार हो गया जी। अब ऐसी स्थिति में उनको आप क्या सपने दिखाना चाहते हैं? आज सबसे बड़ी बात है, एक बहुत मार्मिक बात हम आपको बताना चाहते हैं। जब युवा सड़कों पे थे, हम लोगों से मिले, लोगों से पूछे बेटा आप लोग क्यों रोड पे आए हैं? उन्होंने एक शब्द कहा, अब हम ना घर वापस लौट पा रहे हैं, ना हम वापस उस हॉस्टल में जाके रह पा रहे हैं, क्योंकि हमको घर से इसलिए भेजा गया था तैयारी करने के लिए कि शायद हमें रोजगार मिलेगा। मैडम घर में उम्मीद से माँ बाप अभिभावक भेजे, हो सके कई चीजों को, खेतों को गिरवी रख के, अपने जेवर को गिरवी रख के, वो क्या मुंह लेकर के आज वापस जाए। मैडम एक लास्ट सवाल की, जैसा कि हाल में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में झामुमो के सुप्रीमो जो है भट्टाचार्य, प्रवक्ता जो है सुप्रीमो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में 4 इलेक्शन हुए उपचुनाव, चारों में भाजपा मात खाई। इस बार हम रामगढ़ उपचुनाव भी जीत के एक पंजा मारना चाहते हैं भाजपा को, और कहते हैं कि अगर उनमें है ज्यादा तो रघुवर दास को ही इस बार उम्मीदवार बना दें। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हम एक बात बता दें, किसी भी सरकार में उपचुनाव का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रहता है। उपचुनाव में लोगों को लगता है कि 1-2 सीट अगर हम ले भी आते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सरकार चल रही है वो सरकार चले, अच्छे ढंग से चले, लोगों को ये लगता है। जहाँ तक हमारे वोट बैंक की बात है, तो आज भी हमारा वोट धीरे धीरे करके 2000 जो अभी 23 की बात कर रहे हैं, अब आ गया 23, आज हमारा इन 3 सालों में हमारा वोट बैंक निश्चित रूप से बढ़ा है। और आने वाले दिन में सबसे पहले हमारे झारखंड के युवा हमारे साथ है, यहाँ के अभिभावक हमारे साथ है, यहाँ की महिलाएं, यहाँ की हमारी बहन बेटियां हमारे साथ में, क्योंकि इस सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है। माता बहनों का किसी भी तरह से सुरक्षित वो अपने आप को महसूस नहीं कर रही है। युवा अपने भविष्य को लेकर के चिंतित है। बच्चों का स्कूल का रंग बदल दिया जाता है, ड्रेस का रंग बदल दिया जाता है, लेकिन एक शिक्षक देने में भी ये सरकार कामयाबी हासिल नहीं की है। इसलिए 2024 भी हमारा होने वाला है, हमारा ही है। हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जो हर लोगों की लिए प्रयासरत है, एक दिन भी वो रेस्ट नहीं करके अपनी सेवा राष्ट्र के लिए समर्पित कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ एक जनता कायम है।